हेलो फ्रेंड, मैं रोहित रंजन आप लोगों को एक बार फिर मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आप मुगल साम्राज्य का पहला वीडियो आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे और उसमें जितने भी प्रश्न का जिक्र मैंने किया उसको आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए दोस्त, आइए हम लोग आज से मुगल साम्राज्य का द्वितीय वीडियो करते हैं, दूसरा वीडियो करते हैं। और पहला वीडियो और दूसरा वीडियो मिला करके जितने भी प्रश्न बनेंगे 100 से प्लस प्रश्न बनेंगे जो कि मुगल साम्राज्य से होने वाले हैं। और ये किसी भी एग्ज़ाम में जो भी मुगल साम्राज्य से प्रश्न पूछेगा वो ये दो वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है निश्चित तौर पर। इसलिए दोस्त, हिम्मत बांध करके साहस के साथ आप इस वीडियो में भी अंत तक बने रहें और ढेर से ढेर लाभ उठाने का प्रयास करें। चलिए एक बार देख लीजिए कि मुगल साम्राज्य जो कि इसका सीमांकन किया गया था 1526 से 1857 तक की कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिए हैं। और वो प्रश्न का खासियत है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर डाले हैं, इसीलिए स्टैटिक जीके के खजाना के रूप में दोस्त। इसलिए आप इस खजाने को यूं ही जाने ना दें। और ये सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आगामी अभी एसएससी जीडी का एग्जाम है 16 नवंबर से, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी का एग्जाम जब भी हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी सीबीटी 2 या तो अदर ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्त चले आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न बहुमूल्य है ना। किसी भी प्रश्न को आप स्किप करने का प्रयास ना करें बिल्कुल, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएगा वो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जगह पर अच्छे से तैयार रहें, है ना। एक एक प्रश्न को आप मतलब चुटकियों में कर डालें, इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहना होगा। और आप ना दोनों वीडियो को देखिएगा, एक इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए और फर्स्ट वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा। समय 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 पर आप इसको रिविजन भी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न, आज इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बात करता है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर इस तरह से इसको समझिए कि जो लाल किला है वो कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। तो लाल किले को किसने बनवाया था, किस मुगल बादशाह ने बनाया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने बनाया था। चलिए शाहजहां, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बोलता है किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। अच्छे से समझिए क्या बोल रहे हैं। यानी किस मुगल बादशाह को, यानी बोला जा रहा है यानी एक मुगल बादशाह था, उसको वजीर गाजीउद्दीन, यानी गाजीउद्दीन जो वजीर था इसने, यानी गाजीउद्दीन ने मुगल बादशाह को दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया, यानी दिल्ली में प्रवेश कभी करने ही नहीं दिया। किसने, गाजीउद्दीन ने एक मुगल बादशाह को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो उस मुगल बादशाह का नाम बताना है। तो उस मुगल बादशाह का नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को गाजीउद्दीन ने कभी भी दिल्ली के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं। यानी हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से, यानी हुमायूं 4 युद्ध लड़े हैं जो प्रमुख रूप से है ना। तो पहला दौरा का युद्ध हो जाएगा, चौसा का युद्ध हो जाएगा। चौसा का युद्ध आपने सुना होगा। तो चौसा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था। एक कनौज का युद्ध या तो बिलग्राम का युद्ध कर सकते हैं, ये भी बहुत फेमस युद्ध है दोस्त। हुमायूं द्वारा लड़ा हुआ ये युद्ध है ना। दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध या तो बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद लास्ट में वो सरहिंद का युद्ध लड़ता है। सरहिंद का युद्ध ना शाहजहां के साथ में लड़ता है और वो हार जाता है कुल मिलाकर के, नहीं नहीं, सरहिंद का युद्ध लड़ता है और उसको हराता है और वापस वो दोबारा मुगल साम्राज्य में वो स्थापित होता है, ठीक है। तो ये 4 बात रखिएगा। दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज या तो बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, ये सभी युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया था। यानी पटना को राजधानी बनाने वाला कौन मुगल बादशाह था, ठीक है। यानी मुगल शासक कौन था जिसने पटना को अपना राजधानी बनाया था। तो शेर शाह ने पटना को अपने प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी एक इतिहासकार रहा है, उस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा गया, स्वर्ण युग कह दिया है। अब इसको एक बार थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए कि स्वर्ण युग मुगल शासक, किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा गया है। तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया, एक इतिहासकार के द्वारा कहा गया है। तो वो उस इतिहासकार का नाम बताना है। तो एएल श्रीवास्तव ने कहा है कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो मुगल काल की दृष्टि से स्वर्ण युग का काल रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस, तख्ते ताउस कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मयूर सिंहासन या तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। यानी मुगल बादशाह का नाम बताना है जो कि मयूर सिंहासन या तो तख्ते ताउस पर अंतिम रूप से बैठा था। उसके बाद तख्ते ताउस पर कोई नहीं बैठा था, उसको फिर कोई मतलब लूट के ले गया था।
तो इसका ना उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, आपको याद होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला कौन था, आपको बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? जैसे पानीपत के युद्ध में बाबर जो है से जीत गया था, यानी प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर जीत गया था इब्राहिम लोदी से। यानी बाबर जो है से बार बार युद्ध जीतता था, भारत में आकर के बार बार युद्ध जीतता था। उसका प्रमुख कारण क्या था? तो उसकी सैन्य शक्ति, यानी उस सैन्य शक्ति पर काफ़ी ध्यान देता था, उसको सुसंगठित और सुसज्जित करके रखता था, उसको ट्रेनिंग देता था, है ना। और आपको पता होगा वो उसके पास तोप रहता था और तोप से पर गोला बरसाता था, है ना, और सैनिक लोग को मारता था। चलिए एक प्रश्न है, जाप्ती प्रणाली किसकी देन थी? यानी जाप्ती प्रणाली किसने चलाई थी? जाप्ती प्रणाली किसने चलाई थी? आपको याद रखना है, जाप्ती यानी जब्त करना कोई भी चीज़ होता है ना, तो जाप्ती प्रणाली शेरशाह, यानी वर्ड को कैसे याद रखिए, जाप्ती प्रणाली यानी जाप्ती बोले तो जब्त करना, खाली वर्ड को याद रखना है, इसका अर्थ नहीं बता रहे हम। जाप्ती प्रणाली स्टार्ट करने वाला था शेरशाह सूरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोलता है ना कि मुमताज़ महल का असली नाम था, यानी मुमताज़ हजरत महल जो है ना, मुमताज़ हजरत महल है तो मुमताज़ महल, है ना, तो इसका असली नाम क्या था? तो मुमताज़ हजरत महल का असली नाम, इसका नाम तो आपने सुन रखा होगा कि मुमताज़ हजरत महल, इसका असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? यानी मुगल बादशाह का नाम बताना जिसको जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। आगे है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? यानी अकबर ना एक इमारत बनाई थी, इमारत का नक्शा बनाया था, और वो इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के जैसा नज़र आ रहा था, बौद्ध विहार के जैसा नज़र आ रहा था। अकबर के द्वारा बनाया हुआ एक इमारत बौद्ध विहार के जैसा नज़र आ रहा था। तब कौन सा बौद्ध विहार? यानी ये अकबर जो है ना क्या बनाया था, उसका नाम क्या था जो बौद्ध विहार के जैसे दिखाई देता? तो पंचमहल बनाया था। तो आपको ये याद रखना है कि पंचमहल किसने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पंचमहल का निर्माण अकबर ने कराया था, और ये पंचमहल किसके जैसा दिख रहा था? तो ये बौद्ध विहार के जैसा दिख रहा था। पंचमहल अकबर बनाया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम बताना है आपको। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय बोल दीजिए, या तो बहादुर बहादुर शाह जफर बोल दीजिए, एक ही नाम है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, तो उसके पिताजी का नाम बताना है आपको, बहादुर शाह जफर के पिताजी का नाम। तो अकबर शाह द्वितीय नाम था, ठीक है। एक अकबर अलग है जो कि मुगल बादशाह था, और ये अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय जो है, अगर अकबर शाह द्वितीय का नाम आएगा तो आपको समझना होगा कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिताजी का नाम था अकबर शाह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया? यानी राजपूतों का कौन सा वर्ग था जिससे वो सबसे पहले अपना विवाह संबंध स्थापित करना शुरू हुआ? तो हिंदू में या तो राजपूतों में सबसे पहले वो कछवाहों से विवाह करना शुरू किया, कछवाहों से विवाह करना शुरू किया अकबर ने। चलिए आगे देखते हैं इधर, औरंगजेब दक्षिण भारत में, औरंगजेब दक्षिण भारत के 2 जिलों को जीता था, विजित किया था, विजित मतलब विजेता हुआ था, यानी उस पर विजय हासिल किया था। तो औरंगजेब दक्षिण भारत के कितने 2 राज्यों को जीता था, ठीक है। तो दक्षिण भारत के 2 राज्यों को जीता था, तो उस 2 राज्य का नाम बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा को किसने जीता था? औरंगजेब ने जीता था। और ये बीजापुर और गोलकुंडा किधर है? तो भारत के दक्षिण क्षेत्र में है, यानी दक्षिणी भारत का ही क्षेत्र है, प्रांत है बीजापुर और गोलकुंडा, जिसको औरंगजेब ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा है? यानी एक मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा लिखा है, और वो आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा है। तो जहांगीर अपना आत्मकथा लिखा, और उस आत्मकथा को उसने फारसी भाषा में लिखा। आपको बताने कि फारसी भाषा किसकी ऑफिशियल भाषा थी? तो ये राजभाषा जो थी, राजकीय भाषा थी, या तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी किसकी? मुगल शासन की फारसी भाषा में मतलब वर्क होता था, मुगल भाषा का जो भी क्रियान्वयन होता था, राज संचालन का कार्य होता था, वो सब फारसी भाषा में होता था। और फारसी भाषा में आत्मकथा लिखा जहांगीर। अच्छा, एक आप लोग को पहला वीडियो में बताए थे कि बाबर जो भी है सो अपना एक आत्मकथा लिखा था, ठीक है। तो वो कौन सा भाषा में लिखा था? तो बाबर जो लिखा था वो तुर्क भाषा में लिखा, तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर कहाँ से आया था? अफगान, काबुल से, फरगना, फरगना का शासक था। आगे बात करते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्वितीय ताजमहल परीक्षा में आता है,
कौन सा मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ये मकबरा वाला जो प्रश्न है ना आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी भी टपक सकता है। तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा कहलाता है, ठीक है। तो ये मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। ये परीक्षा में बहुत बार आता है, औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय ताजमहल यही कहलाता है और औरंगाबाद में यही स्थित है। किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? यानी एक मुगल बादशाह था और उस मुगल बादशाह के अंदर में हिंदू में सबसे अधिक सेनापति था। यानी प्रत्येक मुगल शासक के अंदर में बहुत सारा सेना रहता था, तो उस सेना में सेनापति रहता था, तो उस सेनाओं के अधिकतर मैक्सिमम जो सेनापति रहते थे वो हिंदू रहते थे। तो किस मुगल बादशाह में? तो जहांगीर के मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे जहांगीर। आपको याद होगा कि अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने का अनुमति किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। ना ही जहांगीर अनुमति देता और ना अंग्रेज भारत आता और ना भारत को खोखला करता, और चिड़िया सोने के चिड़िया खाता है उसको जर्जर बना के चला गया। ये एक आदेश की वजह से, औरंगजेब के आदेश की वजह से, सॉरी जहांगीर के आदेश की वजह से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर ये सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ये सुहेली एक ग्रंथ का अनुवाद है। तो अनवर ये सुहेली जो है ना वो पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है पंचतंत्र। ये विष्णु शर्मा फेमस बुक है, परीक्षा में पूछ देता है कभी भी, ये पंचतंत्र के लेखक था विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। अरे विष्णु शर्मा ने विष्णुगुप्त था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, विष्णुगुप्त या विष्णु शर्मा, लेकिन यही इसका लेखक है ना। और इस पंचतंत्र का जो है अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया अनवर या सुहेली के नाम से। आगे बढ़ते हैं, विष्णुगुप्त या विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं, किसने मुगल काल में विवरण लिखा? यानी मुगल काल के बारे में विवरण लिखने का काम किसने किया? यानी मुगल काल में जो घटनाएं घटित होती थी, अलग अलग समय में क्या क्या हो रहा था, तो उनका विवरण लिखने का काम किसने किया? तो गुलबदन बेगम ने किया। गुलबदन बेगम ने किया। अरे गुलबदन बेगम जो है सो हुमायूं नामा किताब लिखी थी। हुमायूं नामा किताब किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी, हुमायूं नामा। और हुमायूं कौन था? गुलबदन बेगम के कौन था? हुमायूं, तो उसके पति था। और बताते हैं आपको कि ये गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम और हुमायूं की पत्नी थी। और ये क्या लिखी थी? तो ये दो मुगल काल का विवरण लिखती थी, और यहाँ तक एक प्रसिद्ध बुक लिखी है, हुमायूं नामा लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, मकबरा वाला प्रश्न आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेगा, कभी भी टपक सकता है एग्जाम में। तो जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन था उसका मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। याद रखिए ग्वालियर में इसका मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद में। शेर शाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। शेर शाह का सासाराम में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, और ये संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की पत्नी थी, वो किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री, तभी बताएं पिछले वीडियो में। तो बाबर भी एक बाबर मतलब अपने आत्मकथा लिखा था, वो तुर्की भाषा में लिखा था। फरगना का शासक था, काबुल से आया था, और जब मर जाता है तो इसको काबुल में जाकर दफनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिसे मुगल शासन चल रहा था, तो मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था, सरकार। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने कर दिया? यानी किस सिख गुरु का हत्या औरंगजेब ने कर दिया? तो गुरु तेग बहादुर सिंह। एक गुरु तेग बहादुर सिंह का संबंध किससे था? सिख धर्म से संबंधित था। तो आपको ये बताना है कि खालसा पंथ का शुरुआत किसने किया? खालसा पंथ का शुरुआत किसने किया था? खालसा पंथ का शुरुआत ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ का शुरुआत। आगे बात करते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना क्या नाम रखा था? भारत के मुगल शासक जब बन गया जहीरुद्दीन मोहम्मद, आपको याद रखना है बाबर का नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रख लिया बाबर। बाबर का नाम बाबर कब पड़ा? जब भारत में मुगल शासन का स्थापना किया, तब ये बाबर बन गया। और इससे पहले वो जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से फेमस था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। तो कभी भी प्रश्न घुमा देता है कि जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। अरे जामा मस्जिद बनाया किसने? शाहजहां ने बनाया।
शाहजहाँ के पुत्र का नाम क्या है? औरंगजेब। शाहजहाँ के बेटा का नाम है औरंगजेब। और ये औरंगजेब का क्या था पता है आपको? ये इसको ना जब्त कर दिया था, इसको नज़रअंदाज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नज़रबंद कर दिया था, यानी उसको कैद कर लिया था। और 8 साल तक इसको नज़रबंद में रखा, और शाहजहाँ फिर यहीं पर जाता, नज़रबंद में ही मर जाता है, यानी कैद कर दिया था और वो मर जाता है लाल किला में उसको। आगे बात करते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, यानी अकबर जो है अपना फेमस तो अच्छी अच्छी इमारत कहाँ पर बनाया, कौन जगह पर अपना श्रेष्ठ इमारत बनाया, तो फतेहपुर सीकरी में बनाया है। पहला वीडियो हम बता चुके थे। अकबर जो है सो अपना जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो फतेहपुर सीकरी में बनाया करता था। तो इसका भी समाधि है फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1526 के पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था, यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1526, तो यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध होने का क्या उद्देश्य था, यानी अकबर के बीच में और राणा प्रताप के बीच बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राणा प्रताप को अपने अधीन में लाने में। आगे देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, यानी अकबर जिस समय शासन कर रहा था मुगल काल में, तो अकबर के समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबर के समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार था, उसका नाम था दसवंत। उसका नाम था दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था। फरीद खान शेर शाह का बचपन का नाम था। अकबर के सैन्य प्रशासन में सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अकबर जिसमें शासन कर रहा था उस समय सैनिक रखता था, और सैनिक का जो प्रमुख होता था उसको मित बख्शी कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में जो सेना का प्रशासन करने वाला सैनिक विभाग का जो प्रमुख रहता था उसको मित बख्शी कहा जाता है। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो जाती है? तो शेर शाह की मृत्यु कैसे हो गई? तो बारूद में अचानक विस्फोट हो जाता है, इसके वजह से शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो कौन सा अभियान किया जा रहा था, कौन सा युद्ध वगैरह किया जा रहा था, कौन सा अभियान किया जा रहा था जहाँ पर बारूद अचानक फट जाता है और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाता है? तो कालिंजर के अभियान के समय, कालिंजर का युद्ध जब लड़ रहा होगा, कालिंजर का अभियान को अंजाम दे रहा होगा, उस समय बारूद उसके सामने फट जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है शेर शाह का। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है? दिल्ली में एक है पुराना किला नाम करके, ठीक है, दिल्ली में एक किला का नाम है पुराना किला। ये पुराना किला किसके द्वारा बनाया जाता है? तो शेर शाह के द्वारा बनाया जाता है। और यही शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? यही शेर शाह सूरी ने किया था। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड किसको किसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो ये कोलकाता से किसको जोड़ता है? अमृतसर। कोलकाता से अमृतसर तक जोड़ता है वो क्या, कौन सा रास्ता? ग्रैंड ट्रंक रोड। आगे, हमीदा बानो बेगम कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? अकबर जिसमें अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, युद्ध जीत करके क्या कर रहा था? अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था, तो पहला विजय कौन था उसके लिए? तो मालवा का विजय, यानी मालवा को जीता था, और वही उसका साम्राज्य विस्तार का पहला विस्तार था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? वो सबसे पहला तो मालवा का विजय था, और अकबर असीरगढ़ का जो विजय किया वो सबसे लास्ट में, यानी उसके साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत मालवा का जो जीत था वो पहला जीत था, और असीरगढ़ का विजय जो है अंतिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजिया कर समाप्त कब किया गया? जजिया कर समाप्त कब किया गया? तो 1564 में समाप्त कर दिया गया। बीच में औरंगजेब भी इसको लगा देता है वापस, जजिया कर वापस लगा दिया था, लेकिन बाद में 1564 ईस्वी में इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। ये किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? इस्लाम का शत्रु कहा गया है अकबर को, इस्लाम का शत्रु कहा गया अकबर को। ये किसने कहा था? तो ये बदायूं नाम का इंसान है, इसने इस्लाम का शत्रु कह दिया किसको? तो अकबर को कह दिया इस्लाम का शत्रु है तुम, बदायूं बोला था। क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविराज की उपाधि किसको दी थी अकबर ने? तो अपने बीरबल को कविराज का उपाधि दिया था। और नवरत्न इसी के दरबार में रहता था। संगीतज्ञ तानसेन था, ठीक है। अबुल फजल इसका लेखक था। आइन ए अकबरी लिखा था।
और एक अकबरनामा भी यही लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। अबुल फजल आयन अकबरी लिखा था और अकबरनामा भी अबुल फजल ही लिखा था। सब किताब तो अबुल फजल लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कवि का जो कवियों का राजा बीरबल को कहा गया है। बोलेगा तुलसीदास किसके शासनकाल में, किसके राज दरबार में था, तो तुलसीदास जो है अकबर के ही राज दरबार में था। और तुलसीदास कौन सा पुस्तक लिखा था प्रसिद्ध, तो रामचरितमानस लिखा था, विनय पत्रिका लिखा था, है ना। ये सब बहुत सारा बुक लिखा है, और भी दो प्रमुख बुक है, सबसे प्रमुख यही रामचरितमानस। आगे देखते हैं, अवधि भाषा में लिखा था वो। जहांगीर के कहने पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल जो आन अकबरी के रचयिता था, अकबरनामा का रचयिता था, अकबर के दरबारी कवि था, उसका हत्या कर दिया गया, जहांगीर के कहने पर किया गया। और किसने किया, वीर सिंह बुंदेला ने किया। आगे है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया। यानी कंधार एक महत्वपूर्ण प्रांत था उस समय, मुगलों के हाथों से हमेशा के लिए निकल गया कंधार। तो कौन शासन कर रहा था उसमें, जहांगीर शासन कर रहा था उस समय। कंधार इसके मुगल शासन से बाहर हो गया, कोई दूसरा कोई जीत गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद, ये औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किस किले में नज़रबंद किया था, और वहीं पर 8 साल के बाद वही नज़रबंदी की स्थिति में शाहजहां की मौत हो गई थी। तो ये आगरा के किला में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को नज़रबंद करके रखा था, नहीं अपने गिरफ्त में ले लिया था, और उसको मतलब किडनैप करने जैसा उसको रखा हुआ था। और वो 8 साल रहा किडनैप के तौर पर, और वो वहीं पर वो मतलब ना उसका बुरा हाल हो गया और मर गया। आगरा के किला में कैद करके रखा था औरंगजेब अपने पिताजी शाहजहां को। अकबर के कब्र को खोद करके उसकी हड्डियों को निकाल कर किसने जला दिया था। अकबर जानवे कर रहे हैं, अब हिंदुओं से शादी कर रहा था, यानी हिंदू संस्कृति को भी मान रहा था, साम्राज्य विस्तार के लिए भी बहुत कुछ कर रहा था। तो उन्हीं में से एक राजा राम करके हिंदू है, वो जैसे जब अकबर मर गया तो उसको दफनाया गया, है ना। लेकिन ये बोला कि वो तो हिंदू है, हिंदुओं से शादी किया है, तो कैसे किया, उसको कब्र को खोद दिया, उसका जो अवशेष निकला, हड्डी निकला, कंकाल निकला, उस कंकाल को निकाल करके हिंदू रीति रिवाज से उसको जलाया, कि बड़ा आया था हिंदुओं से शादी करने, तो हिंदू धर्म बनाया। मतलब हिंदू धर्म, धर्म क्या मतलब हिंदुओं से शादी करा तो हिंदू बन गया ना। तो इसीलिए जीत पर अड़ गया ये राजा राम की, ये हिंदू है तो इसको जलाना नहीं है, इसको दफनाना नहीं है, इसको जलाना है, तो निकाल के जलाया था इसको। अंतिम रूप से जजिया कर हटाने वाला मुगल बादशाह कौन था, यानी उस मुगल बादशाह का नाम बताना जो 1564 ईस्वी में जजिया कर को उड़ाया था। 1564 ईस्वी में जजिया कर को हटाया था, बीच में पुनः दोबारा जजिया कर को लागू करने वाला औरंगजेब था, लेकिन अंतिम रूप से जजिया कर को हटा देने वाला मुगल बादशाह का नाम, यानी जब हटा दिया गया तो इसको दोबारा लगाया नहीं गया था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है सो मुगल ये जजिया कर को पूर्ण रूप से हटा दिया। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा, यानी 4 बाग शैली एक शैली है मकबरा बनाने का शैली है, उसमें अलग अलग मकबरा अलग अलग शैली में बनाया जाता था। 4 बाग शैली में कौन सा मकबरा बनाया, हुमायूं का मकबरा। ये भी आया प्रश्न भाई, इसको याद रखिएगा कि 4 बाग शैली में बना पहला मकबरा कौन है, तो हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो इसकी पत्नी ने लिखी, और इसकी पत्नी किसकी बेटी थी, बाबर की बेटी थी, गुलबदन बेगम, ठीक है। औरंगजेब के समय में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ये दिलकुशा, याद रखिएगा। औरंगजेब जिसमें शासन कर रहा था उसके समय एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था, और उस ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम था नुस्खा ये दिलकुशा। नुस्खा ये दिलकुशा, तो इसको किसने लिखा था, इसका रचनाकार कौन था, तो भीमसेन सक्सेना कायस्थ। भीमसेन सक्सेना कायस्थ का नाम ये ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में आता है। और कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था, नुस्खा ये दिलकुशा। नुस्खा ये दिलकुशा किसके शासनकाल में लिखा गया था, औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। आगे, औरंगजेब के शासनकाल में ये जो संस्कृति होता है, कला होता है, इसका पतन हो जाता है। ये संस्कृति पर ध्यान नहीं देता है, कलाकारी पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और बोलेगा कि कला का चरम उत्कर्ष किसके शासनकाल में था, तो जहांगीर के शासनकाल में कला का चरम उत्कर्ष था। और उसका अपोजिट कला का विनाश किसके काल में हुआ, तो औरंगजेब के काल में हुआ। औरंगजेब ने आगरा के किला में अपने पिता शाहजहां को नज़रबंद करके रखा था, और वहीं पर मर जाता उसके पिता। और क्यों नज़रबंद करके रखा था, कि जीते जी वो गद्दी पर बैठेगा, इसलिए उसको नज़रबंद किया था, यानी उसको कैद कर लिया था, अपहरण कर लिया था। आगे देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा, तो अकबरनामा हम बता रहे थे कि हुमायूं का नामा नहीं, ये आयन अकबरी और अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल किसके राज दरबारी कवि थे, तो अकबर के राज दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं, किस राजपूताना राज ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। यानी एक राजपूताना राज्य है, वो अकबर के अधीन नहीं गया, अकबर की गुलामी नहीं किया, अकबर उसको हरा नहीं पाया, वो मेवाड़ था, ठीक है, मेवाड़ याद रखिएगा।
ये राजपूताना राज्य है मेवाड़, इसको अकबर अपने अधीन नहीं ले पाया। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? जो औरंगजेब था वो एक वाद्य यंत्र बजाया करता था, उसका नाम है बीना। औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब बीना बजाया करता था। ये बड़ा क्रूर शासक था औरंगजेब। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर जब मर गया तो उसको लाहौर में दफनाया गया। बोलेगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। और बोलेंगे कि अकबर का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। और ये शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ये सब बात रखिएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। आगे, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया, दीन इलाही। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका शुरुआत कब किया गया? 1582 ईस्वी में दीन इलाही अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया। कब शुरू किया गया? 1582 में शुरू किया गया। जजिया कर कब हटाया गया? 1564 ईस्वी में हटाया गया। याद रखिएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है भाई। प्रश्न बोलता है शाहजहां के शासन काल में यूरोपीय यात्री भारत आया था। शाहजहां जब शासन कर रहा था उसमें एक यूरोप का यात्री भारत आया था, उसका नाम क्या था? पीटर मुंडी नाम था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यही था। चलिए आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाता हूं और आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। दोनों वीडियो में से प्रश्न है, ठीक है। दोनों, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो में से कहीं ना कहीं इस प्रश्न का जिक्र किया गया। आपको देखना है कि आप कितने अच्छे से सुने समझे हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न बोलता है आयन ए अकबरी किसकी रचना है? आयन ए अकबरी किसकी रचना है? आपको हिंट हम दे देता हूँ कि अकबरनामा का रचना जिसने भी किया था, अकबर के राज दरबारी कवि था, अकबर के राज दरबार में रहता था वो, उसका नाम बताना है। आयन ए अकबरी वही लिखा था, ठीक है। इस प्रश्न का प्रतिशत रहेगा मेरा, है ना। और कमेंट करके आपको उत्तर देना है दोस्त। अगर आपको लगता होगा कि मैं आपके लिए जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बेनिफिशियल होगा, है ना, अगर ज़रा सा भी आपको लाभकारी सिद्ध मतलब प्रतीत होता होगा तो आप कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और अच्छे अच्छे वीडियो को आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो डायरेक्टली परीक्षा में पूछा जाता है, वैसे टॉपिक को मैं आपके लिए उठाऊंगा और वीडियो लाऊंगा आपके लिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त। फिर मिलेंगे नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में। तो धन्यवाद।